प्रफुल्ल भाई, पहले लग रहा था कि बंगाल जो है ममता जी लगता है इस बार चुक जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बाजी पलट गई। ये 34 लाख ट्रिब्यूनल में जो फंसे हुए वोटर हैं उनकी वजह से हिंदू मुसलमान में भी जो होना चाह रहा था, करना चाह रहे थे, वो कमजोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है, घुसपैठिया वगैरह वगैरह। और अब ये महिला आरक्षण, ये तो और भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अभिषेक बनर्जी बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं कि तुम हो गए बड़े गुंडे, अमित शाह को कह रहे हैं 4 तारीख के रात में रुकना और देखना वगैरह वगैरह। क्या आपको लग रहा है वहां पे क्या माहौल बन रहा है? क्या हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं काम कर रहा है? और अगर काम कर रहा है तो इससे 2 चुनाव में देखा गया कि तमाम शिफ्ट हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया और बीजेपी की तरफ सीटें चली गई, जो माकपा या जो है कांग्रेस की जो सीटें हुआ करती थी। और ममता बनर्जी लगातार 2011 के चुनाव में, 2016 के चुनाव में, 2021 के चुनाव में गेन करती गई, 184 से 211, 211 से 213। इस बार क्या लग रहा है, 213 से 233, 243 होने वाली है या बीजेपी आगे चला जाएगा? देखिए, नमस्कार सभी साथियों को। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में तो तृणमूल की स्थिति पहले से भी ठीक ही रही है। 2/3 बहुमत इनके पास है अभी भी। 2015-13 इनके पास अभी भी सीट है, 215-13 अभी भी सीट है। और पिछली बार भी 3% का स्विंग लेकर के आई थी, तो 45 से 48% स्विंग इनके पास लगभग है। भारतीय जनता पार्टी जरूर 3 से 30 हुई थी, मैंने 38 हो गया था उनका 10 से। और उनका जो विधानसभा में जो सीट था उनका वो 3 था पहले, और लेकिन 16 में, लेकिन 2021 में वो 77 हो गए थे और 27% का लगभग उनके पक्ष में स्विंग गया था। तो ये उस बार की जो रणनीति थी अपनी जगह थी। इस बार तो कांग्रेस भी अलग से ही लड़ रही है पूरा 294 सीट पर, और लेफ्ट फ्रंट भी अपने फ्रंट के बल पर लड़ रहा है। कांग्रेस से कोई समझौता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी 291 सीट पर लड़ रही है, ऐसा बताया जाता है। तो लड़ाई है, टक्कर की है, लेकिन इस बार रिवर्स स्विंग की काफी गुंजाइश है। और उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से आक्रामक राजनीति की है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन में शुभेंदु अधिकारी हैं, तो उन्होंने यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपोजिशन को जो काम करना चाहिए था वो नहीं, उसको रिप्लेस कर दिया केंद्र सरकार की आक्रामकता ने। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, केंद्र सरकार कह लीजिए, वो बिल्कुल आक्रामक की तरह वो लोग आए, अपोजिशन की तरह उनका व्यवहार नहीं था। और पश्चिम बंगाल के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि भारत के लोगों पर, हाँ शुभेंदु अधिकारी आक्रामक होते तो लोग उतना बुरा नहीं मानते, लेकिन केंद्र की आक्रामकता हो और उसको यहाँ के जो नेता है उसको स्वीकार करेगा या उसका सूत्र पकड़ कर आगे बढ़ेगा, उसको स्वीकृति नहीं मिल सकती है। पिछली बार एक हवा बनाई गई थी कि हाँ हम लोग जीत रहे हैं, सरकार इनकी बनेगी, और ये भी काफी उत्साह में थे। तो इस बार भी वो उत्साह में है, लेकिन बीजेपी की यहाँ पर उपस्थिति डिजिटल उपस्थिति है। अभी पश्चिम बंगाल में लड़ाई इस बात को लेकर नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। सरकार तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी की बनती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ जो सीटों का बंटवारा है, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो 3 क्षेत्र हम लोग मोटा मोटी बांट करके देखते हैं, तो उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि उत्तर बंगाल में कितनी सीटें हैं, और फिर पश्चिम बंगाल में, दक्षिण बंगाल में कितनी सीटें हैं, और फिर उसी तरह से राढ़ बंगाल में कितनी सीटें, यानी कि पहाड़ी इलाके में कितनी सीटें हैं। तो उत्तर बंगाल में 54 सीट है, और इसमें राजवंशी वगैरह है, और दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है। आप जानते हैं कि चिकन नेक वाला जो इलाका है वो चारों के चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और लेकिन वहां पर जो सीटें हैं वो उतनी उत्तर में 54 बताया, और राढ़ बंगाल में 57 और 61 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन सबसे बड़ा चंक जहां ममता बनर्जी की पकड़ काफी मजबूत है वो है दक्षिण बंगाल, जिसमें 140-150 सीट, माने कुल सीट जो है वो है। तो 140-150 तो ये जो चंक है दक्षिण बंगाल वाला, इसमें से ममता बनर्जी को हो सकता है कि 2-3%, 4% वोट डाउन जाए, डाउन स्विंग फॉल हो, नेगेटिव, लेकिन उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, सरकार तो बनेगी।
2/3 बहुमत के आसपास रहे या 2/3 बहुमत रहे, लेकिन रिवर्स स्विंग होगा ये जो 30% हुआ था, क्योंकि पिछली बार के चुनाव को अगर आप गौर से देखेंगे वहां पर, तो पिछली बार के चुनाव में जो 2016 में जो चुनाव हुआ था उसमें टीएमसी को 211 सीट था तृणमूल को, और वोट परसेंटेज था 44.91, और बीजेपी को 0-3 सीट था, सिर्फ 3 सीट पर जीता था, और 10.16 उनका वोट कैलकुलेशन लोग वोट शेयरिंग गिनते हैं, लेकिन कांग्रेस को 44 सीट 2016 में था, और लेफ्ट फ्रंट को अलग से लगभग उनके पास 26 सीट नहीं, सीपीएम को 26 सीट थी, लेकिन वो मिला करके 34 जी मिला करके 34 सीट था। तो इस प्रकार से ये था। तो इस बार की जो स्थिति है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी आक्रामक राजनीति की है, आज भी गिरफ्तारियां हुई है, आज भी छापे पड़े हैं, इतने लोगों के तबादले, इतने लोगों के नाम कटे हैं, और हमारे जो शुभेंदु अधिकारी हैं यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के, तो उन्होंने तो कह दिया था कि 1 करोड़ नाम कटेंगे। पता नहीं कहाँ के जादू ज्योतिषी हैं, तो है ये लोग कि मैजिशियन नहीं है, लेकिन बात तो एकदम बिल्कुल ज्योतिषी की थी। पूरा 1 करोड़ नाम कटा भाई, आज भी नाम वापस हुआ है, कुछ नाम जुड़े हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि पता नहीं तरह तरह के आंकड़े आते हैं कि 90 लाख के लोगों का नाम तो कटा ही है। अरे कुछ मरे हैं, ये बात सही है, तो कुछ जन्मे भी तो होंगे, वो भी तो जुटा होगा। 7 लाख जोड़ा गया, 7 लाख जोड़ा गया है, 7 लाख नए लोग जुड़े। 7 लाख। हाँ, तो वो अलग अलग क्षेत्र में जो जुड़े हैं, कहीं 44,000 जुड़े हैं, कहीं 15,000 जुड़े हैं, इस तरह से कुछ नाम जुड़े हैं। वो एक कंस्टिट्यूंसी की तो बात है नहीं, तो ये देखा जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से एसआईआर ने काफी कमाल कर दिखाया है, लोगों को काफी आहत किया है। दूसरी बात यह है, ये जो महिला आरक्षण बिल आया, इससे यहाँ के लोगों को जो रीजनल सेंसिटिविटी थी वो काफी उसको चोट पहुंचा है, क्योंकि जनरली यहाँ पर महिलाओं को बहुत सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं, और पहले से भी ये स्थिति रही है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ नया लाया है, पहले से ही पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर था, बिना रिजर्वेशन का था। हम लोगों ने तो देखा हुआ है ना, जब महिलाओं का सीट बस में बहुत ज्यादा नहीं था, तब बस में चाहे जितनी भी हो, एक भी महिला आपको जनरली खाली नहीं मिलती, खास करके जिनकी उम्र हो गई है, वैसी महिलाएं या युवतियां भी, बच्चियां भी, स्कूल के बच्चे भी, कोई आपको खड़ा नहीं मिलता उस भीड़ में। कई बार कब्ज भी होती थी शुरू में, जिसके पास जाकर के, जिस सीट के पास जाकर के कोई बूढ़ा वृद्ध वयस्क आदमी खड़ा हो जाए या कोई महिला बच्चा खड़ा हो जाए, तो वो उठ जाता था, क्योंकि वो अगर उठने में उसको थोड़ी लेट जाए तो अगल बगल के लोग कहने लगते थे कि तुमको शर्म नहीं है, ये हो, और उसी को उठना पड़ता था जिसके बगल में या जिसके पास जाकर के वो खड़ी होती। तो ये यहाँ पर एक कल्चर रहा है, ये इन्होंने जो किया उसका बहुत बुरा असर ये पड़ा होगा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, और यहाँ की जो ममता बनर्जी खुद संघर्षशील महिला रही है, आज के जमाने से नहीं। इमरजेंसी के विरोध में जब से प्रकाश नारायण जी आए थे, तब से वो खुद उसने अपना फाइटिंग किया, स्ट्रीट फाइटिंग का है, और ऐसी ही महिलाओं को आगे लगाई है। यहाँ की महिलाओं की राजनीतिक गुणवत्ता भी कम नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, फिल्म एक्ट्रेस हो, पत्रकार हो, तो इस तरह की गुणवत्ता भी है। ऑल आर फाइटिंग, वो उनमें फाइटिंग स्पिरिट है, वो कोई छुई मुई नहीं है। तो इसलिए भी, और जिस प्रकार से इनका मर्दवादी रुझान बढ़ा है इस समय में, भारतीय जनता पार्टी के राज में मर्दवादी रुझान, क्रॉनिक कैपिटलिज्म और सांप्रदायिकता, तीनों का ऐसा रसायन तैयार हुआ है जिससे लगता है कि विश्व विजय कर लेंगे, पूरे भारत को अपने में अस्थायी बहुमत का जुगाड़ कर लेंगे। आपने ठीक ही कहा है कि जिस प्रकार से इनका इस बार महिला आरक्षण के नाम पर किया, संजय सिंह का आपने वीडियो सुना है। महिला आरक्षण बिल तो पास भी हो गया, नोटिफाई हुआ, और नोटिफाई इसलिए हुआ कि नहीं नोटिफाई करते तो मर जाता, तो नोटिफाई भी कर दिया चालाकी से, और वो नोटिफिकेशन भी हो गया। अब ये बोलते हैं महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। तो जो बिल को जो बांधा गया था वो तो ये था कि जनगणना के बाद करेंगे। मैं फिर दोहराऊं कि जनगणना बढ़ती जाती है, मतदाताओं की संख्या लगातार घट रही है। आप बोलते हैं एमएलए की सीट बढ़ाओ, एमपी की सीट बढ़ाओ, अरे पहले मतदाताओं को तो शामिल करो जनगणना के आधार पर, ये तो करते नहीं। तो अंतर विरोध काफी है। इसलिए मुझे ये लगता है कि यहाँ जो संघर्ष, वो सत्ता के संघर्ष नहीं है, मुख्य विपक्ष बनने का संघर्ष है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार लगता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं बन पाएगी, और वहां उस संघर्ष में लेफ्ट और कांग्रेस, जिनका अभी गठबंधन तो नहीं है
लेकिन इनका संयुक्त अगर कोई मोर्चा बन गया, पोस्ट पोल अलायंस अगर कुछ हुआ, तो ये मुख्य विपक्ष होंगे। और कांग्रेस तो ये चाहती है, मैंने भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए संघर्ष कर रही है, और तृणमूल कांग्रेस भी यही चाहती है कि पिछली बार उन्होंने सोचा था, 2 सेकंड का समय और दीजिए, पिछली बार भी तृणमूल भारतीय जनता पार्टी के चाणक्यों ने यही सोचा था कि अगर यहाँ पर तृणमूल को एहसास करा दिया जाए, और एहसास करा दिया था कि अब भारतीय इसके सीपीएम का और कांग्रेस की यहाँ पर जड़ें हैं, वो अगर मजबूत हो जाएंगी तो दिक्कत होगी। हम और आप मिलकर के केंद्र और यहाँ का संभालेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कोई ओरिजिनल रूट तो है नहीं। लेकिन ये गलत साबित हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के साथ उस तरह से बना के नहीं रख सकी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी बंगाल ले आई थी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी के सेंटीमेंट को नहीं बचा सकी। तो अब भारतीय इसको भी, तृणमूल को भी लगता है कि इससे अच्छा है कि कांग्रेस और सीपीएम या लेफ्ट, यही अच्छे विपक्ष हमारे लिए साबित होंगे। ये कम से कम उस तरह से आक्रामक नहीं हो सकते हैं, इनके हाथ में सेंट्रल एजेंसियां नहीं रहेंगी, इसीलिए वो भी चाहेंगी कि वहां पर, जहां पर अगर सीधे अगर बीजेपी के साथ संघर्ष है, और अगर ये पार्टी तृणमूल के अलावे जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी के सामने अगर अधिक मजबूत है, तो धीरे से उनको मदद करके उनको जिताने में मदद कर सकती है। इस तरह की एक राजनीतिक हवा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी कौन बने या कौन गठबंधन बने, वो प्री पोल, पोस्ट पोल, प्री पोल तो कुछ है नहीं, पोस्ट पोल ही होगा, ये देखने की बात है। पोस्ट पोल में बीजेपी का किसी के साथ गठबंधन हो नहीं सकता है, पोस्ट पोल में भी गठबंधन होगा अगर राज्य के स्तर पर, तो कांग्रेस और सीपीएम लेफ्ट का ही होगा। तो देखिए क्या होता है। 4 मई को तो कहा ही गया कि रुकिए और देखिए। ठीक है जी, ठीक है, एक बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा नहीं होती आमतौर पे, कि ये लग गया, जितना आक्रामक होकर के बीजेपी लड़ती है चुनाव, जितने सारे तंत्र भिड़ा देती है, तो ममता बनर्जी को सत्ता से गिराने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ती है बीजेपी। कांग्रेस या सीपीएम हो तो इतना ताकत से ये लोग नहीं लड़ पाएंगे, ये बात तो बहुत सही है। और सैयद भाई, मैं आपके पास आता हूँ। हिंदू मुसलमान, एसआईआर में वोट काटा जाना, घुसपैठिया, ये सारा जो है वो हिंदू मुसलमान करने के ही अलग अलग शाखाएं हैं, और तमाम प्रयास किया। हुमायूं कबीर जो है वो बाबरी मस्जिद बनाने चले और लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें पता चला कि मुस्लिम भी इस बात को सब समझ गए, और जो पर्टिकुलर जो जगह है जहां वो बाबरी मस्जिद बन रही है, राम मंदिर भी बनाए जाने की बात की जा रही थी, राम मंदिर का अभी कुछ शिलान्यास भी नहीं हुआ, कुछ पत्थर भी नहीं रखा गया, बाबरी मस्जिद वाकई बन रही है। तो जहां बन रही है वहां तो चर्चा हो रही है, लेकिन बाकी मुस्लिम समाज जो है वो नहीं जा रहा है उस दिशा में। और AIMIM को वहां, चूंकि वो भी है, उसको लग गया कि हम इनके साथ, हुमायूं कबीर के साथ रह करके नुकसान कर लेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान कर लेंगे, इसलिए वो भी अलग हो गए। क्या आपको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान करने से बीजेपी को फायदा हुआ है या बीजेपी को नुकसान हुआ है? बल्कि 30 सेकंड का समय दीजिएगा। बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, जहां पर हुमायूं कबीर हैं, और उनकी राजनीति तो अपना रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल कटा था। सांप्रदायिकता का दर्द सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल ने भोगा है, और जिस जिला में वो सक्रिय हैं, मुर्शिदाबाद में, वो 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा नहीं था। मुर्शिदाबाद के लोगों ने लड़ करके भारत को चुना है और भारत में रहने का फैसला किया है सर। इसीलिए ऐसी कोई भी राजनीति जिसमें मैंने हिंदू मुसलमान में तगड़ा झमेला हो जाने की बात हो, और उसको वहां के लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए मिर्जा लोग जो हैं, जो जिनको साफ साफ कहा जाता है कि मीर जाफर के वंशज हैं, वो भी अपने आप को उतना ही भारतीय क्लेम करते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्वक सारे डॉक्यूमेंट है उनके पास जिनका नाम काट दिया गया है। इसीलिए वहां पर तो उनको फेल होना ही था। और फिर जो उनका एक वीडियो आया स्टिंग ऑपरेशन का, उसने तो कमाल ही कर दिया, वो पैसा ले रहे हैं सबसे। जी।